हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा कर रहे हैं जिसको कह सकते हैं मौसम और जलवायु की हमारे तीसरे पार्ट और तीसरे सेशन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है हम आपकी। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या और किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत जो क्लास को इस समय देख रहे हैं। आइएगा शुरुआत करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। कोहरे की स्थिति में दृश्यता कम हो जाती है। कोहरा जब गिरता है तो इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? इन केस ऑफ फॉग विजिबिलिटी इज रिड्यूस्ड 7 किलोमीटर, 2 से 5, 1 से 2 या 1 किलोमीटर। देखिएगा कोहरा और धुंध आपने देखा होगा, तो कोहरा जो होता है उसमें अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि क्या हो गया, कोहरा। तो यहां पर ये क्या है, आपके 1 किलोमीटर से कम की जो विजिबिलिटी है ये क्या कहलाता है, कोहरा कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल, विशेष रूप से औद्योगिक उत्पत्ति वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इंडस्ट्री। तो देखिएगा, द ग्रीन हाउस गैस एक्सक्लूसिवली ऑफ इंडस्ट्रियल ओरिजिन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NH4। यहां अगर हम देखें तो यहां NH4 तो नहीं है, अमोनियम। CO2 जिसको कह सकते हैं आपके सबसे ज्यादा इसका ग्लोबल वार्मिंग में, या जिसको कह सकते हैं आपके ग्रीन हाउस जिसको कह सकते हैं उसमें सबसे ज्यादा इसका रोल आपको दिखाई देता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसी के माध्यम से हम क्या देखते हैं, अम्लीय बरसात आपकी होती है। औद्योगिक उत्पत्ति की बात की है इसने, औद्योगिक उत्पत्ति। तो औद्योगिक उत्पत्ति में जब आप बात करते हैं तो क्या दिखाई देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ध्यान रखना आपको। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक इंडस्ट्रियल जो है उसका रिजल्ट है, उसका परिणाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका प्रयोग आपके किस में होता, तो आपके देखा होगा फ्रिज में। आजकल तो फ्रिज में जिसको कह सकते हैं नहीं होती फ्रिज, बाकी ग्रीन हाउस जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग जो आपके दिखाई देती है, वहां पर इसका सबसे बड़ा जो है पार्टिसिपेशन आपको दिखाई देता था। ये ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में आपने देखा होगा एक मीथेन गैस भी होती है, CH4। ये मीथेन गैस दो जगह से एग्रीकल्चर सेक्टर में सेक्रेट होती है। एक होती है आपके धान के खेत से, और एक होती है गोबर से। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, वह हवा जो मौसम को प्रभावित करती है, यानी कि वेदर को तो प्रभावित करती है लेकिन जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। तो यहां पर देखो एक शब्द यूज हुआ, मौसम। अगर हम मौसम की बात करें कि मौसम है क्या, तो ध्यान रखना मौसम क्या है। तो मौसम जिसको कह सकते हैं, मौसम से तात्पर्य किसी स्थान विशेष की वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। तो यहां पर ये ध्यान रखना, मौसम क्या है, वायुमंडल की दशाओं में, वायुमंडल की दशाओं में होने वाला, वायुमंडल की दशाओं में होने वाला क्षणिक परिवर्तन। तो वेदर क्या है, अगर आप देखेंगे, वेदर इज ए शॉर्ट टर्म फिनोमेना, यानी कि एक शॉर्ट टर्म इवेंट है मौसम। ये ध्यान रखना है आपको, चाहे वो तापमान में परिवर्तन होता हो, चाहे वो आर्द्रता में परिवर्तन होता होगा, चाहे वो वर्षा में परिवर्तन होता होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इवेंट है आपका मौसम। इसी मौसम से मिलकर के जिसको कह सकते हैं क्या बनती है, जलवायु बनती है। तो जलवायु क्या है, किसी दीर्घ क्षेत्र में दीर्घ समय में जो मौसम होता है उसका औसत कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दीर्घ क्षेत्र में
दीर्घ अवधि के औसत मौसम को जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जलवायु कहते हैं। द विंड विच अफेक्ट्स द वेदर बट नॉट क्लाइमेट इज कॉल्ड। परिवर्तनशील हवा, स्थानीय हवा, आवधिक आपके पीरियोडिकल विंड या ट्रेंड विंड, तो मौसम को प्रभावित करती है लेकिन जलवायु के साथ उसका संबंध नहीं है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिख रहा है लोकल, स्थानीय हवा, ठीक है। तो स्थानीय हवाएं जो होती है उसका संबंध किससे होता है? मौसम से। तो यहां पर क्या है? स्थानीय जो हवा होती है, लोकल विंड जो होती है, उसको हम क्या कह देते हैं? आपके मौसम के सेंस में देखा जाता है। तो बी क्या है इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखें, हवा में निलंबित कणों को क्या कहा जाता है? द पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड। धुंध कहते हैं, एरोसोल्स कह देते हैं, कोहरा कह देते हैं, या स्मोक, धुआं कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं। आपको बताना है ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जिनको आप किस नाम से जानते हैं, आपको यहां पर ये देख करके बताना है। निलंबित अवस्था में क्या है? आपको ये कण जिसको कह सकते हैं निलंबित अवस्था में आपको दिखाई देंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। वैसे तो बता देंगे आप देखते ही कि हवा में निलंबित कण जो होते हैं। अब देखिएगा, हवा जो है आपके, हवा में जो पार्टिकल्स आपके, जिसमें डस्ट वगैरह भी होती है, कई प्रकार के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, जलवाष्प वगैरह का मिश्रण भी होता है। तो ये जो हवा में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, क्योंकि ये क्या है? हल्के पार्टिकल्स होते हैं, हल्के कण होते हैं, जो क्या करते? हवा में ही तैरते रहते। तो धुंध जिसको कह सकते हैं अलग है, कोहरा भी आपको पता है अलग है, स्मोक धुआं, इसमें धुंध और जिसको कह सकते हैं धुआं दोनों होती है आपके। एरोसोल्स जिसको कह सकते हैं, ऐसे एरोसोल्स किसे कहते हैं? जो आपके हवा में ही रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो हवा में निलंबित जो पार्टिकल्स है वो क्या है? एयर, तो एरोसोल। अगला है धुंध क्या है? आपको ये बताना है कि आपके स्मोक जिसको कह सकते हैं, आपके धुंध क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। धुंध, स्मेज, वैसे तो देखा जाए तो आप यहां पर इसको देख करके बता सकते हो कि इसका अर्थ क्या है, किससे मिलकर के बनी है। धुआं और कोहरा, कोहरा और धुंध, फॉग और हेज, धुआं स्मोक और हेज, धुआं कोहरा और धुंध। जो धुंध यानी यहां पर इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ स्मेज, स्मेज जो है इसमें यहां से एसएम निकालो, क्या दिखाई देगा? स्मोक, प्लस यहां से AZE हेज निकालो, HAZD। तो इन दोनों का क्या है? मिक्सचर है आपके, धुआं और धुंध दोनों का मिश्रण क्या है? स्मेज है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहां पर धुंध का मतलब मिस्ट है, इंग्लिश वर्ड देख लेना, यहां पर मिस्ट है। ये क्या है? आपका जो इवोपोरेशन होता है उसका स्मॉल पार्टिकल साइज है, लेकिन यहां पर क्या है? स्मोक और हेज दोनों का मिक्सचर है ये। अगला सवाल, बैरोमीटर का आविष्कार हुआ था। तो बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड 1642, 1643, 1699 और 1600। तो आपको बैरोमीटर का जिसको कह सकता है आविष्कार बताना है। तो कल देखा था बैरोमीटर का आविष्कार, कल या परसों क्लास में, टोरिस्टली नामक वैज्ञानिक ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। बैरोमीटर काम में क्या आता है? ठीक है, तो टोरिस्टली जिसको कह सकते हैं, उन्होंने तो इसका आविष्कार किया। बैरोमीटर क्या करता है? तो वायुमंडल के दाब को, वायुमंडल का जो दाब होता है उसको मापने में क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखो,
1642 43, तो 1643 में जिसको कह सकते हैं बैरोमीटर का आविष्कार आपके टोरिस्टली नामक साइंटिस्ट ने किया था। इधर अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग होता है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि बैरोमीटर में प्रयोग क्या होता है, तो ध्यान रखना बैरोमीटर में पारा का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान है, किसका, पारे का प्रयोग किया जाता है। अचानक से पारे का गिरना यानी कि कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि कुछ तूफानी होगा, ये ध्यान रखना है आपको, लेकिन वो माउंटेन ड्यू वाला नहीं होगा। ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, बी है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। द इंफ्रारेड थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आभासी वर्चुअल टेम्परेचर, पोटेंशियल टेम्परेचर, पार या कैनोपी तापमान, जिसको कह सकते हैं, मापने में इसका प्रयोग होता है। वैसे तो आप बता देंगे इसका कि क्या इसका राइट आंसर होगा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। देखिएगा आभासी संभावित। अब यहां पर अगर हम देखें इंफ्रारेड थर्मोमीटर, थर्मोमीटर तापमान मापने में प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मोमीटर का प्रयोग करते हैं हम आपके पौधों की पत्तियों का तापमान, पौधों की पत्तियों का तापमान मापने में, और वो भी विदाउट कांटेक्ट। देखिएगा यहां एक वर्ड यूज हुआ कैनोपी। जब हम कैनोपी वर्ड की बात करते हैं, जैसे ये पौधा है तो इसके द्वारा जो एरिया ग्रहण किया जाता है वो उसकी कैनोपी है। तो कैनोपी में क्या होती है, इसका वेजिटेशन पार्ट होता है और लीफ उसी वेजिटेशन पार्ट का भाग है। तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर का प्रयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं, कैनोपी तापमान को। अगला देखें, ब्यूज बेल्ट का नियम हवा की दिशा और खालिस्तान के बीच का संबंध वर्णन करता है। ब्यूज बेल्ट्स लॉ डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन विंड डायरेक्शंस एंड, यानी कि ब्यूज बेल्ट एक नियम है, इसके तहत हवा की दिशा, तो हवा की दिशा को कौन बताता है, तो हवा की दिशा को तो बताता है आपके, अगर देखा जाए तो विंड वैन। ठीक है, ये तो हवा की दिशा को बताता है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो हवा की दिशा और साथ में ही दबाव जो होता है, प्रेशर जो होता है, उसके बारे में जिसको कह सकते हैं इस नियम की बात की जाती है। तो विंड वेन से डायरेक्शन माप ली, जिसमें दो प्रकार की डायरेक्शन होती है, एक विंडवार्ड होती है और एक लीवार्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर दबाव, जल वाष्प वाटर वेपर, पानी का जिसको कह सकते हैं वाष्प में बदलना, तापमान जिसको कह सकते हैं आपको पता ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको कल के सेशन में बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम इसे RH के रूप में लिखते हैं और इसे परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत में दर्शाया या व्यक्त किया जाता है। अगर हम देखें तो इसको एक फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखा जाता है कि RH, इसे लिखते हैं वायुमंडल में उपलब्ध आर्द्रता, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता डिवाइड बाई वायुमंडल द्वारा और ग्रहण की जा सकने वाली आर्द्रता कितनी वो और एक्वायर कर सकती है, परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई 100। मान लीजिएगा कि वातावरण में 30% आर्द्रता है और ये मान लेते हैं कि वो 50% और ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कहलाती है आपके कि भाई 50% तो है उसकी और 30% वो और ग्रहण कर सकती है, या 50 है तो 50 और ग्रहण कर सकती है।
ठीक है, जितना आप जिस कैलकुलेशन से निकालना चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। अगला सवाल, आइएगा, देखिएगा, जब शुष्क बल्ब तापमापी में 24 डिग्री सेल्सियस और आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस हो तो औसत बिंदु क्या होगा? व्हाट इज द ड्यू पॉइंट व्हेन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इज 15, जिसको कह सकते हैं आपको। तो यहां पर यह बताना है कि इसका औसत बिंदु क्या होगा। 4 डिग्री सेल्सियस, 36, 18 और 8, यह एक पर्टिकुलर जिसको कह सकते हैं कैलकुलेशन के रूप में काम करने वाला फॉर्मूला जो है यहां पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना आपको। ड्राई बल्ब जो थर्मामीटर है ये वायुमंडल की शुष्कता को बताता है, ये वायुमंडल की आर्द्रता के लिए बताता है। ठीक है, जब ये दोनों जिसको कह सकते हैं समान, जिसको कह सकते हैं बिंदुओं पर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तब क्या होता है? फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण जिसको कह सकते हैं आपके क्या होता है? संतृप्त अवस्था में, जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा। आपको फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है इस कंडीशन में। तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर कितने पर है? 24 पर है। और ये तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस जो है ये क्या है कि आपके शुष्कता वगैरह कितनी है, ये ध्यान रखना आपको। तो देखिएगा 15 और 24, 4 नहीं हो सकता, 36 नहीं हो सकता, 18, तो इसके मध्य जो आपके अंतर जो है, ठीक है, तो यहां पर औसत बिंदु यहां पर 23 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाता? 8। 24 भी रखेंगे तो भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 15 और 8 23, तो अंतर कितने का है? तो ये इसकी आर्द्रता है बीच का, इसमें गैप में जो है। ठीक है, अगला सवाल देखो, एल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? देखो, एक तो होता है एल नीनो और एक होता है ला नीनो, दोनों के दोनों एक दूसरे से विपरीत है। तो एल नीनो और ला नीनो, यहां अगर देखा जाए तो इसी के बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एल नीनो? घटनाएं आमतौर पर 10 वर्षों के अंतराल के बाद घटित होती है। एल नीनो आमतौर पर नवंबर और जनवरी के बीच चरम पर होता है। एल नीनो जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं होता। एल नीनो प्रशांत महासागर के ऊपर अत्यधिक गर्मी के लिए जिम्मेदार। तो वहां पर जो गर्म और ठंडी हवाओं का जो मिक्सचर होता है उस सेंस में देखा जाता है। लेकिन एल नीनो के लिए जिसको कह सकते हैं एज क्राइटेरिया, यानी कि ये आप निश्चित नहीं कर सकते कि कब होगा, ये तो एक एनवायरमेंटल फिनोमिना है। ठीक है, तो यहां पर एल नीनो एक घटना जो आमतौर पर 10 वर्षों के बाद घटित होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिएगा, सीलोमीटर का उपयोग खालिस्तान मापने के लिए किया जाता है। सीलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बादलों की ऊंचाई, बादल की मात्रा, सोलर रेडिएशन या टेम्परेचर। किसको मापने के लिए आप प्रयोग करेंगे सीलोमीटर का? कल देखा था शायद, तो सीलोमीटर का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? वो बादलों के साथ है। बादल की हाइट क्या है? तो बादल की हाइट क्या है ये मापा जाता है सीलोमीटर से। तो क्लाउड्स की हाइट, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रजनन अवस्था में चावल पर मौसम के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंपैक्ट ऑफ वेदर ऑन राइस इन रिप्रोडक्टिव स्टेज? धान पर
टेम्परेचर का क्या प्रभाव? बादल छाए रहने से अनाज बनने में मदद मिलती है। इस अवस्था में बादल छाए रहने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम तापमान पराग अंकुरण को बढ़ाता है। कम तापमान पुष्प गुच्छ की उर्वरता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। चावल पर क्या स्टेट जिसको कह सकते हैं इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा? चावल पर मौसम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो, बादल छाए रहने से अनाज बनने में मदद मिलती है। बादलों से छाए रहेंगे तो फंगस जरूर भेज सकती है, क्योंकि क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये तो गलत है। इस अवस्था में बादल छाए रहने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कम तापमान होने पर पोलन अंकुरण को बढ़ाता है। टेम्परेचर लो है तो अंकुरण कैसे बढ़ेगा? कम तापमान का पुष्प गुच्छ की उर्वरता पर सकारात्मक, लो टेम्परेचर का सकारात्मक प्रभाव थोड़ी हो सकता है। लेकिन ये वाली बात देखो, इस अवस्था में बादल छाए रहने से, अगर बादल छाए रहेंगे, आपका जिस समय क्या है, मिल्किंग स्टेज है, या जिस समय हम ये मान ले कि पोलिनेशन होने वाला, उस समय अगर ह्यूमिडिटी रहेगी तो आपके क्या होगा, पोलन्स हेवी होंगे या बरसात होंगे तो क्या होंगे, धुल जाएंगे, तो आपके क्या नकारात्मक प्रभाव ही होगा। तो मौसम कैसा होना चाहिए? नेट एंड क्लियर, साफ सुथरा। अगला देखो, मानव आंख सूर्य के प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम के प्रति अधिकतम संवेदनशील होती है? आपको यहां पर ये बताना है, द ह्यूमन आईज हैज मैक्सिमम सेंसिटिविटी टू विच स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ठीक है, कौन से तापमान के प्रति जिसको कह सकते हैं अधिक संवेदनशील, जिसको कह सकते हैं आपके होती है मनुष्य की आंखें, जिसको कह सकते हैं, आपको ये बताना है। हरा, येलो, लाल और जिसको कह सकते हैं लीफ ग्रीन। तो मनुष्य की आंखें सूर्य के प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम के प्रति अधिक संवेदनशील होती है? तो देखिएगा, सी ग्रीन, येलो, रेड या लीफ ग्रीन। तो लीफ ग्रीन जो रंग है उसके प्रति क्या होती है, आपके हरे रंग के प्रति अधिक, जिसको कह सकते हैं क्या होती है, संवेदनशील होती है। ये ध्यान रखना आपको, समुद्री हरा नहीं। तो ये लीफ ग्रीन का मतलब है ग्रीन कलर, जिसको कह सकते हैं आपका। और कृषि के दृष्टिकोण से तो ध्यान रखना, ये लाभदायक है कृषि के दृष्टिकोण से। कृषि के दृष्टिकोण से क्या है, ये आपको लाभदायक दिखाई देगी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। मेसोस्फीयर को वायुमंडल की सबसे ठंडी परत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मेसोस्फीयर इज द करेक्टर एज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू पृथ्वी की सतह से स्थलीय विकिरण का बिखराव, स्कैटरिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सौर विकिरण को अवशोषित करने वाले अणुओं की सापेक्षिक कमी, रिलेटिव लैक ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। वायुमंडल द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन या गैर रेखीय द्विघटक प्रसार। मेसोस्फीयर जो है आपके कहते हैं कि ये कोल्डेस्ट लेयर है, लेकिन कारण क्या है? तो पृथ्वी की सतह से स्थलीय विकिरण का बिखराव, तो यहां पर मेसोस्फीयर पर नहीं दिखा। सोलर रेडिएशंस को अवशोषित करने वाले अणुओं की सापेक्षिक कमी, तो देखिएगा जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको अवशोषित करने वाली जो आपके पास क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो सूर्य का जो तापमान है यहाँ पर रुक नहीं पाता, तो आपके यहाँ क्या होता है, इसी कारण से मेसोस्फीयर जो लेयर है वो क्या होती है, आपके ठंडी होती है। ये ध्यान रखना आपको, क्या होती है, मेसोस्फीयर लेयर ठंडी होती है। यहां देखिएगा, बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किस उपकरण से जुड़ा हुआ है? बर्नौली थर्म आपके थ्योरम इज लिंक्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं आपके जैसे एमएससी वगैरह के लेवल का है, ये ध्यान रखना आपको। विंड वैन, तो ये डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। एनीमोमीटर ये क्या करती है, वेलोसिटी को इंडिकेट करती है। रेन गेज ये किसको बताती है, तो ये आपके वर्षा की मात्रा को बताती है। तो आपके एनीमोमीटर जो है इसमें होती है कैलकुलेशन। तो यहां पर क्या काम करता है, आपका बर्नौली का जो प्रमेय जो है वो आपके क्या करता है, यहां पर
कार्य करता है, ये ध्यान रखना। बर्नौली की जो प्रमेय है वो क्या है, यहाँ पर कार्य करती है। आपके इस समय उत्कर्ष का 13 से लेकर के 21 अगस्त तक आपके शिक्षा महोत्सव का सेल चल रहा है। तो इस शिक्षा महोत्सव की अगर सेल की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा महोत्सव के इस सेल में 13 से 21 अगस्त तक आप उत्कर्ष का कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं किसी भी प्रकार की तैयारी करने के लिए, तो वहां आपको मिलेगा 78% फ्लैट डिस्काउंट, 13% की अतिरिक्त छूट NG13 कूपन कोड के साथ, और यहाँ 100% आप रिवार्ड पॉइंट्स जीत सकते हैं रक्षाबंधन के इन पावन पर्व पर। और इस रिवार्ड पॉइंट्स का आप जिसको कह सकते हैं फिर उपयोग भी कर सकते हैं। तो आज ही उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। इनमें से एग्रीकल्चर की अगर कोर्सेज की बात की जाए तो एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज पर छूट है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज जैसे IBPS AFO 2024 यहाँ पर ऑफर प्राइस कितनी है, 2200 रुपए है। IBPS AFO टेस्ट सीरीज इसकी प्राइस 242 रुपए आपको दिखाई देगी। आपके यहां पर जेड फाउंडेशन प्राइम जिसको कह सकते हैं 4950 और जेड फाउंडेशन स्टैंडर्ड 3960 रुपए आपके यहां दिखाई देंगे। पशु परिचर लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम जिसको कह सकते हैं 2420 है, और यहाँ पर पशु परिचर लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड इसकी फीस आपके पास 1210 रुपए आपको दिखाई देगी। इसके अलावा पशु परिचर 100 डेज टारगेट बैच इसके प्राइम कोर्स की 1760 है, और पशु परिचर 100 डेज टारगेट बैच की फीस जो है 990 रुपए। तो यानी कि इस समय उत्कर्ष के जितने भी आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मैक्सिमम छूट्स मिल रही है। तो आप जिस भी कोर्स में अपने आप को लिंक करना चाहते हैं उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करें। उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप जो भी कोर्स चाहे वो क्लास एग्रीकल्चर 11th का हो, 12th का हो, जेट हो, CUT हो, या आपके जैसे सुपरवाइजर के रिकॉर्डेड हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हो, जो भी बैच आपको चाहिए उस बैच को आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।